बादशाह जीते थे ना। कौन थे ये मुगल? इनको मुगल क्यों बोलते हैं? ये कहां से आए थे? मुगल कहां से आए थे? समरकंद कहां पड़ता है? समरकंद उज्बेकिस्तान कहां पे है? तो ये मुगल सारे के सारे कहां से आए थे? उज्बेकिस्तान। ये भारत के नहीं थे। ये सैयद बंधु भारतीय मुसलमान। भाई मुसलमान भारत में तो थे ही नहीं। भारत में जो भी मुसलमान है ये कन्वर्ट है। यहाँ हिंदू थे, यहाँ जैन थे या बौद्ध थे, जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया वो मुसलमान हो गए। सैयद बंधु भारतीय मुसलमान है। ये बाहर से जो मुस्लिम आए थे, जो यहाँ पे रूल कर रहे थे, वो फिर भारतीय मुसलमानों को यूं अपने बराबर नहीं समझते। उन्हें लगता है ओरिजिनल मुसलमान तो हम है, तुम तो कल बने थे। पर सैयद बंधु हमारे वो है जिन्होंने बाहर वालों को जब जी में आया तब उठाया, जब जी में आया तब पटका। तो सेंट्रल एशिया वाला इलाका ना, इसको बोलते हैं तुरान। सेंट्रल एशिया वाला जो इलाका, यहाँ जो जनजाति थी वो कौन सी थी? इस इलाके को क्या बोलते हैं? तुरान। इसलिए यहाँ के लोग क्या कहलाए? तुरान। अच्छा, ये मुगल उज्बेकिस्तान से आए, तो इनके साथ में आसपास के कई लोग और हैं। तो मुगलों का यहाँ पे राज आ गया था। ये वो टाइम था जी जिसके भुजाओं में जोर है वो कहीं जाके नौकरी कर लेगा। आज अपने क्या कहते हैं, जिसको ज्ञान हो जाएगा, जो पढ़ लिख लेगा, वो कहीं भी जाके कुछ ना कुछ तो कमा के खा ही लेगा। उस समय था जिसके तलवार में जोर है। तो एक आदमी ईरान से निकलता अपने 100 भाइयों को लेके, भाई बंधु आसपास के परिवार को लेके, और दिल्ली आया, और दिल्ली आगे बादशाह का मैं नौकरी करना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा इस युद्ध में जा। युद्ध में गए, जीत के, भले 10 भाई मर गए, 90 तो जीवते रहे। 10 अड़ोसी पड़ोसी जो भी लेके आया तो उसकी सेना के मर गए। अब वो बड़ा सेनापति। तो जिसके तलवार में जोर आता है वो कहीं भी आगे नौकरी कर लेते। तो भारत में जब मुगल आ गए थे तो अलग अलग अरब से लोग आ गए, तुर्क आ गए, कुछ कुछ ईरान के लोग आ गए, कुछ अफगानिस्तान के लोग आ गए, अलग अलग लोग यहाँ पर आ गए थे। उनके बाद में अलग अलग ग्रुप बनते। ईरानियों का ग्रुप अलग, तुरानियों का ग्रुप अलग, अफगानियों का ग्रुप अलग, उज्बेकों का ग्रुप अलग। एक ग्रुप था तुरानियों का। किसका था? उन्होंने मोहम्मद शाह रंगीला को जाके कहा यार ये भारत के मुसलमान है सैयद बंधु, और ये तुम्हें कभी तो उठाते हैं और कभी बिठाते हैं। 4 बना दी, तुम चौथा है। फर्रुख शेर को इन्होंने मार दिया। रफीउद्दर्जात रफीउद्दौला अपनी मौत मर गए, और बनाने वाले तो यही थे, और तेरे को ये इन्होंने बनाया। और ये तेरे कहते हैं उठ जा तो तू उठता है, तेरे कहते हैं बैठ जा तो तू बैठता है। थोड़ी तो शर्म कर रहे हैं। इन भारतीय मुसलमानों से डरता है। फिर मोहम्मद शाह रंगीला में थोड़ा जोश आया तो उसने क्या कह दिया कि तू तो हमें छोड़ दे, हम मार देंगे। इन तुरानी अमीरों ने फिर मार दिया था, सैयद बंधुओं को मार दिया। मोहम्मद शाह रंगीला को सैयद बंधु बनाते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला पर अब प्रभाव किसका आ गया? तुरानियों का। इसका एक तो सीधा सीधा मतलब है कि मोहम्मद शाह रंगीला में खुद में लक्षण नहीं है, खुद तो कमजोर आदमी है, और जब खुद कमजोर हुआ तो बाहर वाले अटैक करेंगे। और 1739 में ईरान के राजा ने अटैक कर दिया। ईरान के राजा का नाम था नादिर शाह। अब वहां से रवाना हुआ भाई, है ना, नादिर शाह रवाना हुआ। तो दिल्ली में समाचार मिला कि उधर से आक्रमण करने के लिए कौन आ रहा है? नादिर शाह। पर मोहम्मद शाह रंगीला इतना बेलखना आदमी था, इसको बता दिया उधर से आ रहा है। इसने कहा अभी दिल्ली दूर है, अभी दिल्ली, हनूज दिल्ली दूरस्त। लोगों ने कहा साहब पाकिस्तान में आ गया, उसने कहा अभी दिल्ली दूर। अरे साहब पंजाब में आ गया, अभी दिल्ली दूर। अरे साहब हरियाणा आ गया, अब नजदीक है दिल्ली, हरियाणा क्रॉस करते क्या जाएगी? दिल्ली। तो फिर नादिर शाह अपनी सेना लेके आगे जाता है। एक जगह पड़ती है करनाल, और करनाल में युद्ध लड़ता है। और अब यूं आप अचानक सेना लेके जाओगे तो हारोगे। तो करनाल के युद्ध में नादिर शाह मोहम्मद शाह रंगीला क्या करता है? हरा देता है। मोहम्मद शाह रंगीला का एक मंत्री था, हैदराबाद का था, चिनखलीज खान। युद्ध होने के बाद वो गया और उसने जाके कहा कि हम तेरे को रुपए दे देंगे, तू वापस चला जा। उसने कोई 50 लाख रुपए में कितने समय बात कर ली, इतने रुपए दे देंगे, वापस चला जा। और नादिर शाह मान और गया। ये बापड़ा गरीब आदमी था, इसको 50 लाख ही बहुत बड़े लगे। इसने कहा ठीक है चला जाऊं। अब उसने चिनखलीज खान ने आके कहा मजा आ गया, 50 लाख में वापस जा रहा है। अब इसका मतलब कद किसका बढ़ गया? चिनखलीज खान का। कि चिनखलीज खान ने कितने रुपए में लौटा दिया? 50। तो एक मंत्री और था, उसका नाम था बुरहान उल मुल्क। क्या नाम था? उसको लगा कि यार ये यदि हो जाएगा फिर तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। वो गया और उसने जाकर 50 लाख में मान गया। दिल्ली चल, 20 करोड़ दिलवा देंगे। नादिर शाह दिल्ली आ गया। दिल्ली आगे पहले तो उसने उसको कहा, बुरहानुल मुल्क को कहा कि ले दे, उसके पास थे नहीं, तो वो तो फांसी खा गया। उसको लगा ये मारेगा तेरे को। अब नादिर शाह को लगा अब रुपए कहां से लें, तो उसने दिल्ली लूटी। एक एक घर से रुपए निकाले, लाल किले की ईंटें निकाल ली, फिर दबाए में तो भी लिए जाएंगे। एक एक बंदे से रुपए ले लो। 6 महीने तक रहा था। क्या दिल्ली में कत्लेआम मचाया उसने। तो कहते हैं जब वो दिल्ली बैठा था ना लाल किले पे कब्जा करके, मोहम्मद शाह रंगीला को एक कमरा दे रखा कि चुपचाप बैठा रहा, इसमें दिल्ली हमारे कंट्रोल में आएगी। एक दिन उसके कुछ सैनिक दिल्ली में घूमने के लिए गए। दिल्ली की जनता बड़ी अग्रेसिव है। आप विराट कोहली को आप देखो मैच में ही लड़ लेते हैं, तो दिल्ली में है थोड़ा। दिल्ली में गाड़ी भिड़ जाएगी तो लोग रोड पे ही लड़ लेंगे, इस प्रकार से। क्योंकि बॉम्बे के कहते हैं कि बॉम्बे यूं बड़ा शांत है, वहां पे कोई गाड़ी भिड़ी तो एक दूसरे को दोनों सॉरी बोल के निकल जाएंगे। कोई दिल्ली में नहीं भिड़ी, टच भी वेन थोड़ी सी हूं तो भी कोई नीचे आ जाएगा आपसे लड़ाई करने के लिए। तो दिल्ली की जनता बड़ी अग्रेसिव। दिल्ली की जनता को पता नहीं किसने ये समाचार दिया कि लाल किले में नादिर शाह को मोहम्मद शाह रंगीला ने मार दिया। और दिल्ली की जनता को लगा कि मोहम्मद शाह रंगीला ने नादिर शाह को मार दिया, मतलब ईरान के बादशाह को मार दिया। तो उनके सैनिक घूम रहे थे, दिल्ली की जनता पड़ी 2-4 सैनिकों को मार दिया, और बादशाह ने उसको मार दिया, अपने इनको मार देते हैं। ये बात पता चली नादिर शाह को।
कि बाहर दिल्ली में मेरे सैनिकों को मारा जा रहा है। नादिर शाह अपनी तलवार निकालता है बाहर, और तलवार बाहर निकाल के और घोषणा करता है कि दिल्ली में जितने लोग हैं सबको काट दिया जाए। क्या कत्लेआम मचाया उसके सैनिकों ने, लोगों को घरों से बाहर निकाल निकाल के गर्दनें उड़ाई गई थी सबकी। फाइनली लाल किले में जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद के जो मौलवी साहब है वो यूं घुटनों के बल चलते हुए आए थे नादिर शाह के पास, और नादिर शाह को आगे कहा था कि नादिर शाह अब ये तेरी तलवार म्यान में, उसने कहा था जब तक तलवार बाहर रहेगी तब तक दिल्ली में कत्लेआम चलेगा, तो तलवार अंदर डाल दे, क्योंकि दिल्ली में जिंदा कोई बचा ही नहीं। या तो दिल्ली के लोग भाग गए हैं या दिल्ली के लोग मार दिए गए। यदि तू अल्लाह है, यदि तू भगवान है, तेरे में इतनी पावर है कि मुर्दे को जिंदा कर सकता है, तब तो जो मर गए उनको जिंदा कर करके वापस मार दे, वरना अब दिल्ली में कोई नहीं बचा है। तब उसने जाके अपना अंदर डाला वापस। इसलिए आज दिन तक कोई ऐसा कानून जिससे जनता को नुकसान पहुंचता हो उसको नादिर शाही कानून बोलते हैं। या तो नादिर शाह ने कानून निकाला था दिल्ली काट दी जाए, या आज कोई भी कानून आ जाए जिससे जनता को नुकसान पहुंचता हो, जनता का पीड़ा पहुंचती हो, तो उसको क्या बोला जाता है? नादिर शाही कानून। तो उसने दिल्ली को लूटी और दिल्ली में क्या मचाया था? कत्लेआम। तो कहते हैं नादिर शाह ना डेली दिल्ली का धन लूटता। एक डांसर थी दिल्ली में कोई नूरबाई, ये उसका डांस देखने जाता डेली, नूरबाई को बड़ा पसंद करने लग गया था वो। तो नूरबाई को डेली जाके बताता आज इतने लाख रुपए मिल गए, आज 2 लाख, आज 3 लाख, आज 5 लाख। नूरबाई एक दिन परेशान हो गई नूरबाई ने कहा ओए ये तेरे 2 लाख 5 लाख चिंदी चोर जैसे बता के जाता है, इतने तो मेरे पास ही पड़े हैं। दिल्ली के बादशाह के पास केवल 2 लाख 4 लाख लूट के तू राजी हो रहा है। दिल्ली का बादशाह, उसके पास तो केवल एक हीरा है, उसकी कीमत इतनी है जितनी दुनिया के सारे पैसे नहीं है। तो क्या बात करते इतने। अरे कि कोहिनूर है उसके पास। उसने कहा हमने लाल किले की एक एक ईंट निकाल दी, तो कोहिनूर है कहां? मिलात नहीं। तो उसने कहा पगड़ी में, वो अपनी पगड़ी के अंदर डाल के रखता है। तो नादिर शाह उस दिन मोहम्मद शाह रंगीला के पास आया और उसने आगे मोहम्मद शाह रंगीला कहा कि हम दोनों धर्म भाई बनेंगे। धर्म भाई समझते हो कि हम दोनों आपस में भाई बनेंगे। और उस समय रिवाज था कि जब भाई बनते थे एक दूसरे की पगड़ी लेते, एक्सचेंज कर। इसका मतलब है भाई आप मेरे भाई हो, आपकी पगड़ी मेरे सिर है, इसका मतलब आपका मैं कभी अपमान होने नहीं दूंगा, आपकी पगड़ी झुकने नहीं दूंगा मैं। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने कहा बिना पगड़ी के भी धर्म भाई बन जाए तो ठीक नहीं रहे नहीं नहीं पगड़ी दे। मोहम्मद शाह रंगीला ने पगड़ी दी। पगड़ी के साथ क्या किया? नूरबाई के चक्कर में कोहिनूर चला गया अपना। तो जाते हुए एक तो कोहिनूर लेके गया था, एक लेके गया था मयूर सिंहासन, जिसपे मुगल बादशाह बैठता था ना, पीकॉक थ्रोन, पीकॉक थ्रोन था, वो लेके गया था। फिर नादिर शाह जब मर गया था ना, तो नादिर शाह के मरने के बाद में ईरान का जो राज था अफगानिस्तान के पास आ गया था। नादिर शाह का एक सेनापति था, उसका नाम था अहमद शाह अब्दाली, ये अफगानिस्तान का था। तो नादिर शाह के कोई बेटा बेटा था नहीं, तो फिर नादिर शाह के राज पे किसने कब्जा कर लिया था? तो फिर अहमद शाह अब्दाली भी भारत पर अटैक करता है 1748। नादिर शाह से हीरा किसके पास आ गया था? अहमद शाह अब्दाली। फिर अहमद शाह अब्दाली मर गया, जिसके परिवार में लड़ाई हो गई। इसका एक पोता था शाह सुजा, इसके पोते का नाम भी शाह सुजा था। वो हीरा उसके पास आ गया, वो भाग के आ गया अपने पंजाब। उसके भाई उसको राजा नहीं बनने दे रहे थे, वो भाग के पंजाब आ गया। और अपने पंजाब में महाराजा साहब थे रणजीत सिंह जी। कौन थे? तो उसने रणजीत सिंह जी को हीरा दिया कि मेरी सहायता करो। रणजीत सिंह जी ने हीरा लिया, फिर भगा दिया उसको। तो हीरा किसके पास आ गया? रणजीत सिंह। रणजीत सिंह जी से उनके बेटे के पास में आ गया, बेटे का नाम था दलीप सिंह। दलीप सिंह को अंग्रेज अपने साथ ही ले, अंग्रेजों ने पंजाब पे कब्जा किया, दलीप सिंह को साथ में ले गए। दलीप सिंह को उन्होंने इंग्लैंड में पढ़ाया था, इंग्लैंड में दलीप सिंह रहे थे, इंग्लैंड में उनकी बाद में मृत्यु हुई थी वहीं पर। तो हीरा बाद में किसके पास चला गया? अंग्रेजों के। और तब से उनके पास उनकी रानी लगाती है। उनकी रानी का, उनका रानी या राजा जो भी बनता है, वो जब अपना वो मुकुट पहनता है, उस मुकुट में क्या लगाया जाता है? कोहिनूर। अपने वापस लेना है। अभी तक लिया नहीं, कमजोर है अभी, हम थोड़े शक्तिशाली होंगे तब लेंगे, अभी तो इंग्लैंड देगा नहीं अपने को। हाँ, ऋषि सुनक जब प्रधानमंत्री बना था ना, तब चांस था, वो इंडियन था, क्या पता धीरे से सरका देता इधर। हाँ धर्म भाई उसको धर्म भाई बना लिया हमने इंग्लैंड वाला को। मोदी जी कह मोदी जी एक बार जाकर दो भाई और बहना तुम सारे मेरे धर्म भाई हो, पगड़ी दो मेरे को तुम्हारी। अब राजा कमजोर है तो क्या बाकी लोग उसकी बात मानेंगे? दो चीजें, एक तो राजा कमजोर है, एक भारत के बाहर से हमले हो रहे हैं। होता क्या था, जैसे ये भारत है मान लो ना, मुगल बादशाह के पास में गुजरात है, गुजरात पर मुगल बादशाह का राजा, मुगल बादशाह खुद रहता है दिल्ली, मुगल बादशाह के पास में इधर मालवा है, मुगल बादशाह के पास में मान लो नीचे हैदराबाद है, मुगल बादशाह के पास में इधर यूपी में अवध है, मुगल बादशाह के पास में इधर बंगाल है, सब इलाकों में मुगल बादशाह कब्जा है। अब सब जगह कैसे संभालेगा मुगल बादशाह? एक बंदा यहाँ रहेगा, एक बंदा यहाँ रहेगा, एक बंदा ऐसे करेगा, सब जगह उसके बंदे रहेंगे। और ये क्या करेंगे? यहाँ से टैक्स लेके दिल्ली देंगे, यहाँ से टैक्स लेके दिल्ली, यही करेंगे। अब जब राजा ये कमजोर हुआ ना, तो इन लोगों को जो यहाँ टैक्स लेने के लिए बैठते, इनको लगा टैक्स क्यों दे, किस बात का, इसमें तो औकात है नहीं अपने से ले। वरना क्या होता, पहले भी मना कर दिया कर, जैसे पहले मान लो ये कर देता कि मैं नहीं दूंगा, तो यहाँ जो बैठा था वो कहता वहीं रुकना, मम्मी की सोगने हिलना मत वहां से मैं आ रहा हूँ। वो जाके पीटता उसको,
उससे ज्यादा टैक्स ले लिया करता। लेकिन अब इनको पता था कि इसमें इतनी औकात नहीं है, आ सके, तो ये सब अलग हो। कब से कब है बताओ अहमद साहब? ये और बेलखना सा आदमी। एक तो डांसर थी, वो उधम मचाती थी, उसका नाम था उधम भाई। क्या नाम था? एक हिजड़ा था जावेद खान, वो जैसे कहता वैसा ये कर लिया करता। थोड़े टाइम में एक बंदा बड़ा पॉपुलर हुआ था, सफदरजंग। सफदरजंग अवध का नवाब था। इसको लगा कि यार दिल्ली यूं तो हिल जाएगी, दिल्ली कंट्रोल करना जरूरी है, तो ये इसका वजीर बन गया। तो सफदरजंग जब तक रहा था थोड़ी कंट्रोल में स्थितियां फिर भी रही। दिल्ली का जो सबसे अच्छा गवर्नमेंट, दिल्ली का जो पुराना गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, उसका नाम ही सफदरजंग हॉस्पिटल है। दिल्ली में सफदरजंग का मकबरा बड़ा फेमस है, सफदरजंग रोड है दिल्ली के अंदर, वो सारी इसी सफदरजंग के नाम पर है। तो बड़ा पॉपुलर आदमी हुआ था। फिर ये हट गया, ये हट गया, फिर दूसरे ज्यादा हो गए। फिर एक बंदा था, उसका नाम था इमादुल मुल्क। उसने एक दिन इसको पकड़ के अंधा कर दिया, फिर मार दिया अहमद शाह को। अगला कौन है फिर? आलमगीर सेकंड। इमादुल मुल्क ने बनाया, फिर इमादुल मुल्क ने मार दिया। तो आप देख लो बादशाहों की औकात देख लो। मंत्री सारे के सारे पावरफुल हो रखे हैं, जिसकी पावर में आता है वो अपने आदमी को बनाता है और उसको बिठाता है। अगला लिखो शाह आलम सेकंड। इसके साथ और बुरा हुआ, ये कभी दिल्ली गया ही नहीं। इसको घर वालों ने दिल्ली, वहां जो बाकी लोग थे उन्होंने दिल्ली घुसना ही नहीं दिया। तो ये बेचारा इधर उधर भटक रहा था। जब ये इधर उधर भटक रहा था तब बंगाल में एक नवाब था, उसका नाम था मीर कासिम। क्या नाम था? हम आगे पढ़ेंगे मीर कासिम को। मीर कासिम की अंग्रेजों के साथ नहीं बनती, तो मीर कासिम बंगाल से भाग गया। तो मीर कासिम को लगा बदला लेना अंग्रेजों से, तो मीर कासिम इसके पास आया। किसके? सालम। सालम सेकंड इधर यूपी में भटक रहा है बेचारा। उसने कहा यार तू दिल्ली का मुगल बादशाह है, तू मेरा साथ दे, और यदि अंग्रेजों को अपने हरा देंगे तो मैं तेरे को कहां बिठा दूंगा? दिल्ली। पर एक अवध के नवाब को अपने साथ मिला लिया। अवध के नवाब का नाम था सुजाउद्दौला। क्या नाम था? तीन लोग मिल गए। कौन कौन? मीर कासिम, सालम सेकंड और सुजाउद्दौला। अंग्रेजों से लड़े। इनके पास, तीनों के पास फौज थी 1 लाख, अंग्रेजों के पास थे 7,000। इनको भगा भगा के मारा 7,000 में, है ना। बक्सर का युद्ध। युद्ध शुरू होता है, युद्ध शुरू होते सबसे पहले सालम सेकंड अंग्रेजों के पास जाता है कि सॉरी गलती हो गई, गलती से चला गया था, अंग्रेजों का मुर्गा बन जाए। मीर कासिम भाग ही गया। मीर कासिम को लगा पकड़ लिए गए तो मारे जाएंगे अपने। सुजाउद्दौला के साथ बाद में अंग्रेज संधीन करते हैं। अब जब लास्ट में अंग्रेजों ने युद्ध खत्म, अंग्रेजों ने पूछा कि तू उधर गया ही क्यों था? तो उसने कहा मीर कासिम ने मेरे कहा था कि मैं तेरे को दिल्ली ले जाऊंगा और मैं तेरे रहने खाने पीने का जुगाड़ कर दूंगा। तो अंग्रेजों ने कहा तेरे पास रहने खाने कुछ नहीं। उसने कहा कुछ ही नहीं है, मैं तो भटकता घूम रहा हूँ। तो अंग्रेजों ने कहा रहने खाने पीने का जुगाड़ हम करेंगे, पर दिल्ली नहीं रहना पड़ेगा, तो तू रहेगा इलाहाबाद। अच्छा, जब इसको इलाहाबाद भेजा था ना, तब मराठे थोड़े कमजोर थे। थोड़े दिनों में मराठे शक्तिशाली हुए। तो मराठों के एक सेनापति, उनका नाम है महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया इसके पास गए, इलाहाबाद गए, और महादजी सिंधिया ने इसको जाकर, मुगल बादशाह है तू, क्या ये इलाहाबाद में बैठा हुआ है, दिल्ली चल। तो उसने कहा दिल्ली जाऊंगा तो अंग्रेज पेंशन बंद कर देंगे। तो महाजी सिंधिया ने कहा मैं दे दूंगा, मराठे है महाजी सिंधिया, हम दे देंगे, तू दिल्ली चल। तो महाजी सिंधिया इसको कहां लेके गए? तो बापड़ा दिल्ली चला गया। अब अंग्रेजों और मराठों के बीच में, महाजी सिंधिया कौन है? मराठे। अंग्रेजों और मराठों के बीच में लड़ाई हो गई, मराठे फिर हार गए, अंग्रेज चले गए दिल्ली। तो इसने कहा सॉरी। तो 1803 में अंग्रेज दिल्ली पर कब्जा करते हैं। फिर इसको पेंशन कौन देते हैं? अंग्रेज। मतलब पहले पेंशन लेता था अंग्रेजों की, फिर ली थी मराठों की, फिर किसकी ले ली थी? काहे के मुगल बादशाह? किस बात के मुगल बादशाह? बापड़े यूं इधर उधर घूम रहे हैं। वो जो अंग्रेज था ना जिसने दिल्ली पर कब्जा किया था, वो था डेविड डॉक्टर लोनी। मंत्रियों में कैसे लड़ाई चल रही है? जिस मंत्री की जी में आती है तो कुछ बाकी मंत्री पावरफुल हो रखे, उन्होंने भगा दिया, भाग गया, दिल्ली खाली ही पड़ी है। सालम सेकंड इधर उधर भागता हुआ घूम रहा है, इसको तो कोई बादशाह भी नहीं मानता। अंग्रेजों ने पेंशन दी, तब लोगों ने कहा अच्छा तू बादशाह है क्या, तो दिल्ली नहीं जा पाया। फिर महाजी सिंधिया ने कहा तू बादशाह है तो कहाँ? चल दिल्ली। तो दिल्ली गया। तो अंग्रेज मराठों के पीछे पीछे दिल्ली चले गए। तो अंग्रेजों ने कहां पर कब्जा कर लिया? दिल्ली। तो दिल्ली पर कब्जा करने वाला अंग्रेज कौन था? डेविड डॉक्टर लॉनी। कौन था? बड़ा मस्त आदमी था, ये दिल्ली रहता था। तो जब दिल्ली पे कब्जा किया तो सालम बड़ा राजी हुआ, और सालम ने अंग्रेजों का स्वागत है तुम्हारा, और तुम आ गई, ठीक है, मैं मराठों की तरफ नहीं हूं, मैं अभी तुम्हारी तरफ हूं, तुम मेरे को पेंशन दे दो। और इसने डेविड डॉक्टर लोनी को एक उपाधि दी थी, नसीर। नसीर का मतलब होता रक्षक। तूने मेरी रक्षा की है, तूने दिल्ली की रक्षा की, इसलिए तू क्या है? नसीर। ये बड़ा मस्त आदमी था। इसने 14 शादियां की थी, डेविड डॉक्टर लोनी 14 शादियां की थी, 14 इंडियन। और इसके दिल्ली में वैसे फोटो है इसके, ये बीच में बैठा है, 7 इधर बैठी है, 7 इधर बैठी है, और हुक्का पी रहा है, और हुक्के की जो वो पाइप है वो लंबी है, खुद खींचता है, फिर थोड़ा सुट्टा मार, सारी लुगाइयां और सुट्टा मार रही है। और दिल्ली में घूमने जाता था तो 15 हाथी मंगवाते, बीच वाले भी खुद बैठता, 7 हाथी इधर 7 हाथी इधर, पूरा फील लिया करता था। कोरोना के अंदर दिल्ली में एक मस्जिद गिर गई, मस्जिद बनी हुई थी पुरानी, वो गिर गई। तो लोगों ने कहा अरे मस्जिद गिर गया, बहुत पुरानी मस्जिद थी, बहुत पुरानी मस्जिद थी, बारिश आई तो गिर गई। बहुत पुरानी कब की? 200-300 साल पुरानी मस्जिद। अरे 200 साल पहले किसने बनवाई थी? तो पता चला डेविड डॉक्टर लोनी की वाइफ बना के गई थी। तो डेविड डॉक्टर लोनी कोरोना में वापस आया चर्चाओं में, अरे इसकी कोई वाइफ थी, उसने यहाँ मस्जिद बनवाई थी, वो मस्जिद अब गिर गई। यही बंदा बाद में मराठों को हरा के अजमेर पे कब्जा करता है। इसने मराठों को 2 जगह रहा है, पहले कहां पे रहा है? दिल्ली, बाद में कहां पे रहता है? इसने अजमेर पे कब्जा किया। अजमेर पे कब्जा करने के बाद लगा कि अजमेर की रक्षा के लिए सेना रखनी पड़ेगी, तो अजमेर की रक्षा के लिए इसने सेना रखी। इसकी उपाधि क्या थी? नसीर। इसलिए इसने शहर बसाया नसीराबाद। नसीराबाद का नाम डेविड डॉक्टर लोनी के नाम, किसके नाम पे है? नसीर ने आबाद किया। आबाद मतलब बसाना,
नसीर ने आबाद किया, इसलिए शहर का नाम क्या है? तो आप कभी नसीराबाद के अंदर से निकलो तब किसको याद करोगे? डेविड डॉक्टर लोने। अगला राजा लिखो, अकबर। अब मुगल बादशाह को पेंशन कौन देते हैं? अंग्रेज। कौन देते हैं? अंग्रेज। अब आप देखो, फर्रुख शेर के टाइम में अंग्रेजों ने मुगल बादशाह कहा था कि हमें बॉम्बे टकसाल के सिक्कों को मान्यता, कि हमारे बॉम्बे में जो सिक्के हैं वो भारत के अंदर चल सकते। मान्यता कौन दे रहे हैं? मुगल बादशाह। मुगल बादशाह अंग्रेजों का रहा है तुम्हारे सिक्के भी चल सकते हैं। कब की बात है? 1717। कब की बात है? 17। अब 1806 में, 90 साल का टाइम ही नहीं बीता है, अंग्रेजों ने इस अकबर सेकंड को कहा कि भारत में तुम्हारे नाम लिखे हुए सिक्के नहीं चलेंगे। भारत में मुगलों का कोई भी सिक्का चलेगा, भारत में सारे सिक्के किसके चलेंगे? वो मुगल बादशाह जो कभी अंग्रेजों को कह रहे थे कि बॉम्बे बॉम्बे वाले सिक्के चल सकते हैं, उन मुगल बादशाहों को अंग्रेज कह रहे हैं कि अब तुम्हारे नाम के सिक्के चलेंगे। ये अपने आप बताता है कि मुगल बादशाह क्या होते जा रहे हैं। फिर अंग्रेजों ने इसकी पेंशन बंद कर दी। सालम सेकंड को पेंशन मिलती थी, अंग्रेजों ने किस बात की पेंशन बंद कर दी? फिर इसने बंगाल से एक आदमी को बुलाया, उस आदमी का नाम था राम मोहन रॉय। उसका मेरी पेंशन शुरू करवा, मैं तेरे को राजा की उपाधि देता हूँ। क्या उपाधि देता हूँ? इसलिए आजकल उस आदमी को आप बोलते हो राजा राम मोहन रॉय। तो उस राजा जो लगा उसके, वो राजा की उपाधि किसने दी थी? और राजा राम मोहन राय लंदन गए, इसकी पेंशन शुरू करवाई थी। खुद तो राजा है नहीं, लोगों को राजा की उपाधि बांट रहा है। तो ऐसा ही है, मैं तुम्हें कह दूं मैं तुम सबको एक एक हेलीकॉप्टर गिफ्ट करूंगा। हाँ सर, खुद तो है ही नहीं। लास्ट कौन है? बहादुर शाह सेकंड। भला आदमी था बेचारा, बोला बड़ा एकदम। अंग्रेज पेंशन दिया करते थे और बैठा बैठा कविताएं लिखता था, और कविताओं में खुद का नाम लिख लिया था जफर। और ये जितने भी अपने कवि होते हैं ना, ये अलग अलग नामों से लिखते हैं। अभी देखो, आपने गालिब बोला, क्या नाम था गालिब का? गालिब का नाम गालिब था सर। तूने गालिब की शायरी सुनाई, तू बताएगा नाम। असदुल्ला खान। अब आपको कहते असदुल्ला खान कौन है, तो आपको भगवान जाने कौन है सर। मैं कहता हूँ गालिब, तो आप जानते हो। ऐसे सूर्यकांत त्रिपाठी। और मेरे को सबसे ज्यादा नाम तो जोरदार उनका लगता है, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। कविताएं पूरी जिंदगी किस नाम से लिखी? क्या होता है आज्ञा का मतलब? जिसके बारे में ज्ञान नहीं किया जा सके, है ना। अज्ञात तो जो एकदम ही उस कैटेगरी के अंदर ही चला गया, जिसका पता ही ना हो, जिसके बारे में ज्ञान नहीं हो हमें, उसको क्या बोलते हैं? प्रेमचंद जी का नाम सुना? मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद जी एक मैगजीन निकालते थे, उस मैगजीन का नाम था हंस। क्या नाम था? हंस। कौन निकालते? आपको ये जो साहित्यिक मैगजीन होती है, लिटरेचर वाली मैगजीन होती है, या कोई भी, कई बार अखबार में भी आता है, यदि आप भी अपनी कहानी छपवाना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखकर भेजें। आता है। तो उस मैगजीन में एक आता था, कॉलम आता था, यदि आप भी अपनी कविता छपवाना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखकर भेजें। उस समय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन छठी क्लास में पढ़ते थे, 6। घर में मैगजीन आती थी, इनको लगा मेरे को एक कविता आती है, तो वो कविता भेजी प्रेमचंद जी के पास। पर डर के मारे उसमें खुद का नाम नहीं लिखा। लगा कि यदि मैंने खुद का नाम लिख दिया और कविता छप गई, घर पे आएगी तो घर वाले पढ़ लेंगे, घर वालों को कहेंगे तुम पढ़ाई तो करता नहीं, क्या लिखता रहता है? कविताएं। तो नाम लिखा ही नहीं। प्रेमचंद जी को कविता पसंद आई, अब प्रेमचंद जी ने वो कविता छाप दी। छापी तो अब नाम क्या लिखे? नाम तो लिखा हुआ ही नहीं है। तो प्रेमचंद जी ने अपनी तरफ से नाम लिख दिया आगे। क्या लिख दिया? वापस आई मैगजीन आई, इस बार महीने की मैगजीन आई, देखो और मेरी कविता छप गई, नाम क्या लिखा नीचे आगे? फिर पूरी जिंदगी किस नाम से लिखा? फिर आगे नाम से फेमस ही हो गए थे, जबकि नाम क्या था वास्तव में? सच्चिदानंद हीरानंद। अच्छा, वात्स्यायन नाम के अपने भारत में एक बहुत पुराने राइटर हैं जिन्होंने बुक लिखी थी कामसूत्र। जो कामसूत्र बुक लिखी हुई है वो गुप्ता काल के अंदर गुप्ता एरा में लिखी है, वो किसकी लिखी हुई है? वात्स्यायन। किसके? वात्स्यायन। अब वो वात्स्यायन बहुत फेमस हुए। इनको वात्स्यायन नाम से कोई जानता नहीं, इनको किस नाम से जानते हैं? आगे। इनका एक किस्सा, ये जर्मनी गए हुए थे, ये कोई मीटिंग में भाग लेने के लिए। तो वहां जो भारत की जो अधिकारी थी वहां जर्मनी के अंदर, वहां जर्मनी के कुछ साहित्यकार आए हुए हैं और कुछ साहित्यकार आए हुए हैं भारत के। और वो एक अधिकारी है, इंडियन को आईएएस लगी है वहां पर, वो इंट्रोडक्शन करवा रही है जर्मनी वालों को भारत वालों का, और भारत वालों का जर्मनी वालों। रील वायरल करने के लिए सिर्फ ट्रेंड फॉलो करना जरूरी नहीं है, बल्कि सही स्ट्रेटेजी भी चाहिए। ये 4 सीक्रेट जान लो और अपनी रील्स को। उसको बेचारी को दिमाग से निकल गया, उसको लगा वात्स्यायन, उसने नाम देखा पूरा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, साहित्य वाहित्य नहीं पढ़ती होगी, तो उसने इंट्रोडक्शन कराया, तब उसने कहा कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, राइटर ऑफ कामासूत्रा। उधर जर्मनी वालों का वाह, क्योंकि वो बुक बड़ी पॉपुलर थी, और हाथ वाथ मिलाया, सबने यूं ऑटोग्राफ लिए। वात्स्यायन कहते हैं मैंने किसी को बताया भी नहीं, मैं वो नहीं हूं। वाह भाई, मिल रही है तो अपने बताने की कोई आवश्यकता। अच्छा, ये मैंने प्रेमचंद जी की मैगजीन का नाम क्या बताया? ये मैगजीन 2 लोग मिलकर निकालते थे। एक व्यक्ति का नाम है कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, और दूसरे व्यक्ति है प्रेमचंद। 2 लोग मिलकर निकालते हैं। कौन कौन बताओ? कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, और जो आप के एम मुंशी, संविधान सभा में कहीं के एम मुंशी का नाम पड़ा होगा, वो के एम मुंशी यही है, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। अब जब नाम मैगजीन आएगी, 2 लोग निकालते हैं, 2 लोगों के नाम लिखने पड़ेंगे। अच्छा, मैगजीन निकालने वाले जो होते हैं इनको बोलते हैं संपादक, इंग्लिश में अपने कहते हैं एडिटर। जो एडिट करे क्या छपेगा और क्या नहीं छपे। 2 संपादक है तो लिखा हुआ था संपादक द्वे, और नीचे नाम लिखे हुए कन्हैयालाल, पर ये नाम मैगजीन पर लंबा हो रहा था, तो मुंशी जी ने कहा मेरे नाम का ये हटा दो।
ये कर दो, मुंशी कोमा प्रेमचंद। धीरे धीरे लोगों ने कोमा हटा दिया। मुंशी प्रेमचंद के नाम में मुंशी का है ही, प्रेमचंद जी का ही नहीं। मुंशी प्रेमचंद के नाम में जो मुंशी है वो कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी का मुंशी है। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी का पीछे वाला मुंशी प्रेमचंद जी के आगे जुड़ गया। अच्छा, आज यदि किसी को ये कह दिया जाए कि प्रेमचंद को जानते हो क्या, तो लोग जल्दी से समझे नहीं कौन। मुंशी प्रेमचंद को जानते हैं, सारे जानते हो, जबकि मुंशी प्रेमचंद में मुंशी उनका ही नहीं। मुंशी किसका है? हाँ, तो कई नाम कितने पॉपुलर होते हैं। मैं सीधा पूछूं, बहादुर शाह सेकंड के बारे में जानते हो क्या? अपने नहीं जाने। मैं कहूं बहादुर शाह जफर के बारे में जानते हो क्या? कोई ना कोई उसको जान जाएगा। वो ये बंदा है। 57 की क्रांति में हमारे नेता कौन थे? मेरठ में अपने क्रांति हुई थी, तो मेरठ वाले जो फौजी थे, फौजियों ने क्रांति की। मेरठ वाले फौजी दिल्ली चले गए और उन्होंने जाके बहादुर शाह को जबरदस्ती कहा कि बन नेता बन। तो बहादुर शाह का एक बार लुगाई टावरों से पूछ लूं, तो बहादुर शाह की जो बेगम थी उनका नाम था जिन्नत महल। और बहादुर शाह ने जाके जिन्नत महल को कहा कि जिन्नत महल, ऐसे ऐसे मेरे पास एक मौका है, तू बता क्या करना चाहिए, क्या मुझे लीड करना चाहिए या लीड नहीं करना चाहिए। और जिन्नत महल को लगा कि क्रांति का मतलब अंग्रेजों का राज खत्म। अंग्रेजों का राज खत्म मतलब वापस किसका राज आएगा? मुगल बादशाह का। और मुगल बादशाह का राज आएगा तो ये खुद तो बूढ़ा आदमी है, राज करूंगी मैं। और उसे वापस याद आया कि कभी जहांगीर का राज था और जहांगीर तो दारू पी के पड़ा रहता था, राज करती थी उसकी बेगम नूरे जहां। कौन करती? तो वैसे वैसे अब राज करूंगी मैं, जिन्नत महल। उसने बहादुर शाह कहा कि नहीं, आपको लीड करना चाहिए। तो बहादुर शाह को मरवाने वाली महिला कौन? फाइनली अंग्रेजों ने जब दिल्ली पर कब्जा किया, तो पहले क्रांति हुई थी, अंग्रेजों को भगा दिया था दिल्ली से, अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था। तब बेचारा बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे में बैठा हुआ था, वहां से निकाला था बाहर। और वहां से बाहर निकाल के 2 बेटों को सामने गोली मारी था, रंगून भेज दिया था। वहां बेटा बेटा बहादुर शाह गीत गाता, मेरे पिया गए रंगून। यह है अंतिम मुगल बादशाह था। ही वॉज लास्ट मुगल एम्पर। इसके बाद कोई मुगल बादशाह नहीं बने फिर।